नमस्कार, हॉर्न टीवी भारत में आपके स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर मंत्री अपने अपने विभाग की उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के कामकाज का ब्यौरा दिया। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीते 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। उन्होंने दावा किया है कि पहले जहां जंगल राज जैसी स्थिति थी और अपराधियों का बोला बाला था, वहीं अब कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और अपराधियों में डर का माहौल है। हालांकि जेवर एयरपोर्ट को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री जयवीर सिंह सीधे जवाब देने से बचते नजर आए, जिससे इस मुद्दे पर चर्चा और तेज हो गई है। वही हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में मंत्री जयवीर सिंह ने सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से बात की। देखिए, आज सबसे पहले आप सबको बधाई इस बात की कि आज ही के दिन 25 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश की सरकार का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। तो ठीक 4 साल आज ही के दिन पूरे हो रहे हैं और समय भी लगभग यही है, घंटे आधे घंटे का फर्क होगा। इसी समय सरकार की शपथ हुई थी और माहौल भी वही मान लें। उसी माहौल में, पारिवारिक वातावरण में, बिना किसी अधिकारी के मैं आपके बीच में परिवारी जन की तरह हाजिर हूं। इन 4 सालों में और खासकर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में, इससे पहले प्रथम कार्यकाल 17 से 22 का रहा, कुल मिलाकर 9 साल आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सरकार के पूर्ण हुए हैं। और हम लोगों का पर्यटन और संस्कृति के मंत्री के रूप में ये 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। पहले उन 9 सालों में खास रूप से जनरल उत्तर प्रदेश के परफेक्शन की बात करें तो हमने सबने देखा है कि 9 साल पहले की उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां थी, जो स्थितियां थी, उससे कोई भी आम जन ऐसा नहीं था जो प्रभावित न रहा हो। जंगल राज की भूमिका, आए दिन दंगों की भूमिका, कहीं न कहीं किसी शहर में कर्फ्यू लगने की पृष्ठभूमि, अपराधियों का बोलबाला, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का राज, महिलाओं पर जुल्म जाती अत्याचार, 2-2, 3-3 महीने तक सरकारी मुलाजिमों यानी कर्मचारी अधिकारियों की तनख्वाह के लिए सरकार के खजाने में पैसे की किराचत हो जाती थी। 10 दिन 15 दिन वेतन भुगताने के लाले पड़ते थे। आज वही स्टेट सरप्लस रेवेन्यू स्टेट उत्तर प्रदेश आपके बीच में है। अगर और अन्य थोड़ी सी और दूसरी ओर नजर डालें तो एक और प्रदेश में आज कानून और व्यवस्था 9 सालों में बेहतर नहीं हुई, बेहतरीन हुई है। और जब कानून और व्यवस्था ठीक होती है, प्रदेश का वातावरण अच्छा होता है, तो उसी का परिणाम है कि जिस उत्तर प्रदेश में लोग अपने उद्योग धंधे बाइंड अप करके बाहर पलायन कर रहे थे, वहीं आज उत्तर प्रदेश के 9 सालों में वो उद्योग धंधे तो स्थापित हैं ही हैं, सुचारू रूप से चल ही रहे हैं। देश और दुनिया के तमाम बड़े बड़े उद्योगपति और निवेशक आज उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। दूसरी ओर ये जो भी, चाहे हमारा पर्यटन ही हो, जो भी विषय होते हैं उसकी पहली प्राथमिकता होती है उस राज्य में, उस देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां, जिसमें हम लोग आप भी देख रहे हैं कि 9 सालों में डिक्टेंशन पास हुए हैं। दूसरा विषय आता है कनेक्टिविटी का। पर्यटन या अन्य भी जो प्रदेश की जो दिशा है या प्रदेश के बारे में जो परफेक्शन है, वो होता है उस प्रदेश के कनेक्टिविटी किस तरह की है। रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, इस तरह की कनेक्टिविटियों के मामले में भी आप सब महसूस करते होंगे कि बदला हुआ उत्तर प्रदेश आपको नजर आ रहा है। दिल्ली से लखनऊ पहुंचने में सारी रात चलते थे, दिन भर चलते थे, तब लखनऊ आ पाते थे। वही आप 5-6 घंटे में आप लखनऊ से दिल्ली का बीच का बाई रोड आ सकते हैं। फ्लाइट्स की बात करें और एक नई उपलब्धि
बहुत जल्दी एयर कनेक्टिविटी के मामले में जेवर एयरपोर्ट 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से उद्घाटन हो करके वो भी आपको समर्पित होने का काम करेगा। तीसरा विषय होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। वीर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, 9 साल की उपलब्धियों को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर क्या कुछ ये जो 9 साल की उपलब्धियां हैं आपने बताई, ये जानना चाहिए। तो सब उपलब्धियां हैं। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति की सबसे बड़ी भूमिका रहने वाली है। उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं जो पर्यटन में और संस्कृति के माध्यम से हो सकती थी, उनको उतारने का एक सार्थक प्रयास हुआ है और आगे भी होता रहेगा। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश का परफेक्शन बदला है, अवधारणा बदली है, लॉ एंड ऑर्डर का राज हुआ है। उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज हुआ करता था, आज उभरता चमकता दमकता नया प्रदेश बन रहा है। पूरे विश्व के औद्योगिक घरानों की पहली पसंदीदा डेस्टिनेशन बन रहा है। ये बड़ी उपलब्धि है। आपके विभाग की उपलब्धियों की बात करें तो इन 9 सालों में क्या कुछ उपलब्धि आपके विभाग को? 23 करोड़ पर्यटकों से 156 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों को हम आकर्षित किए हैं, जो संख्या लगभग 6 गुना है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जेवर एयरपोर्ट का आपने जिक्र किया, उससे कितना लाभ होगा आम जनता को? चलो तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह जी थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि 9 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ महबूब अला, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। बसपा सांसद हेमा मालिनी ने महिला आरक्षण बिल पर अपनी राय रखी है। हेमा मालिनी ने कहा है कि यह बिल संसद में लाया जाना चाहिए क्योंकि इसका उद्देश्य महिलाओं को और सशक्त बनाना है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना आज की ज़रूरत है। सर्वदलीय बैठक को लेकर विपक्ष द्वारा सरकार पर उठाए गए सवालों पर हेमा मालिनी ने कहा है कि विरोध करना विपक्ष का काम है, लेकिन युद्ध और वैश्विक संकट के समय में देश को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने एकता बनाए रखने की अहमियत पर भी जोर दिया और इस बयान को सरकार और विपक्ष के बीच जारी राजनीतिक बहस में एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कंसेंसस सभी पार्टी से की जा रही है, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि ये सरकार 2023 में लाई, उसके बाद अमेंडमेंट की बात कर रही है, सभी पार्टियों को बुला के एक साथ मत लेना चाहिए, कांग्रेस ये कह रही है। हालांकि सरकार सभी पार्टियों से करके मत ले रही है और ये सब चुनावी वो है, इसलिए चुनाव के पहले ये सब लाने का प्लान कर रही है। इस तरीके के सवाल विपक्ष की तरफ से। इसमें मैं क्या बताऊं? इसमें व्हाट डू आई आंसर? बहुत अच्छी बात है, ये बिल लाना चाहिए। जो पहले से कोशिश की गई है, इस बार जरूर आ जाना चाहिए ताकि विमेन और महिलाओं को सशक्त होने का और भी मौका मिलेगा। पार्लियामेंट में और भी अपनी आवाज उठा सकते हैं और महिलाओं का भागीदारी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे कैन हैंडल थिंग्स मच बेटर। अपना घर भी संभाल सकती है और देश के लिए भी अब काम आ सकती है। ऐसा अच्छा काम करती हैं आज की नारियां ना। एंड देन उनको देख के जो आने वाली यंगर जनरेशन जो यंग गर्ल्स जो है, उनको भी एक प्रेरणा मिलती है कि हमारी आंटी हो या कोई भी मदर सिस्टर हु इज डूइंग दिस जॉब तो कितना अच्छा करें, कि उनको भी एक जोश मिलता है कि उनको भी आगे बढ़ने का। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी शुड ब्रिंग एंड आई होप माई पार्टी डज इट। मैम, वेस्ट एशिया क्राइसिस में प्रधानमंत्री जी ने दोनों ही सदनों में वक्तव्य दिया है और लगातार सरकार ये बता रही है कि किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। मिस्टर ट्रम्प से भी बात हुई है, लेकिन इस पर भी ऑल पार्टी मीटिंग भी आज बुलाई गई है, लेकिन इस पर भी सरकार के हर एक कदम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वो तो विपक्ष का तो काम ही यही है कि हर कदम पे ब्लॉक करते रहना या उसे अप्रिशिएट तो करते ही नहीं, करना चाहिए। इस वक्त जब देश के लिए जो झगड़ा ऐसे चल रहा, वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो उस वक्त भी इसमें कुछ इधर उधर बात करना अच्छा नहीं है। वी ऑल शुड बी टुगेदर। एक देश में हम लोगों को एकता दिखाना चाहिए इस वक्त। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट दे आर नॉट शोइंग, दैट गो ऑन क्रिटिसाइजिंग कि ये मोदी जी ने ये किया वो किया, इससे क्या मतलब है? लखनऊ उत्तर प्रदेश से बड़ी आर्थिक और कृषि खबर सामने आ रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर और कृषि उत्पादन पर अपनी सरकार की उपलब्धियों का विवरण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को और मजबूत किया है। उन्होंने दावा किया है कि इसके परिणाम स्वरूप भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 11% उत्तर प्रदेश के पास होने के बावजूद प्रदेश की खनन उत्पादन में हिस्सेदारी अब 21% तक पहुंच चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने इसे राज्य की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि आगे भी प्रदेश में कृषि उत्पादन और प्रोसेसिंग को और सशक्त बनाया जाएगा। इस बयान को उत्तर प्रदेश में कृषि सुधार और आर्थिक विकास की दिशा में सरकार की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन वह कहीं भी कोई बैरियर न रहे और इसलिए तीनों विभाग, डिप्टी सीएम हमारे वे स्वयं, जो हमारा जो इमर्जिंग सेक्टर है जिसके लिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संभावनाएं हो सकती थी, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का फूड बास्केट भी कहा जाता है। बीच के कालखंड में किसान इससे पलायन किया था, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ था, स्थितियां बहुत खराब थी। लेकिन पिछले 9 वर्ष के अंदर हम लोगों ने इस सेक्टर को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया। आज परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश में भारत के कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 11% यूपी के पास, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश कर रहा है देश के अंदर 21%, यानी 11% भूमि में भारत का 21% खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है और फूड बास्केट के रूप में उत्तर प्रदेश को पुनर्स्थापित करने में सहयोग कर रहा है। केवल खाद्यान्न उत्पादन ही नहीं होना, उसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ना है और फिर प्रोसेसिंग के माध्यम से अन्नदाता किसानों को अधिक उन्हें लाभांश उपलब्ध करवाने के साथ ही यहां के नौजवानों के लिए रोजगार की संभावनाओं को विकसित किया जा सके। आज इस फील्ड में जो कार्य हुए हैं उसके भी इंसेंटिव वितरण हुए हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश का एक बेहतरीन गंतव्य बने, पिछले 9 वर्ष के अंदर इसके लिए अनेक प्रयास किए गए। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में निवेश, मुझे याद है 2017 में जब हम लोग निवेश की बात करते थे, एक सामान्य शिष्टाचारवश मिलने के लिए भले ही कोई आ जाए, लेकिन जब हम प्रदेश के बाहर कहीं जाते थे, किसी उद्यमी से बोलते थे कि निवेश के लिए आप यूपी आइए, तो हम लोगों को देख के हंसता था, जोर से ठाके लगा के हंसता था। निवेश और यूपी, हम लोगों को लगता था कि जैसे कोई अपराध कर लिया हो। हम कहते थे हां यूपी, तो कुछ लोग तो चुप हो जाते थे, लेकिन कुछ लोग बोलते थे हम लोग तो 5 साल पहले संकल्प ले लिए हैं कि हम यूपी नहीं जाएंगे। कोई कहता था कि हमने इतने वर्ष पहले यह संकल्प ले लिया कि यूपी नहीं जाएंगे। आप आए हैं, एक बार प्रयास करेंगे, इतना बोल करके हमारी वार्ता समाप्त होती थी। मैं उस सच्चाई को बोल रहा हूं जो 2017 में हम लोगों को फेस करना पड़ा था, और फिर मुझे लगा था कि यूपी के परसेप्शन को 2 कारणों से ये खराब हुआ है। एक, उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन खराब होने का कारण था, सब कुछ हमारे पास था, और मैं इस बारे में मानता हूं कि क्या नहीं हमारे पास था। डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा यूपी के पास, लेकिन पहचान का संकट। अयोध्या उत्तर प्रदेश में खास धार्मिक खबर सामने आ रही है। श्री राम जन्मभूमि
क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने रामनवमी उत्सव को लेकर जानकारी दी। अनिल मिश्रा ने कहा है कि इस साल रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में आने वाले श्रद्धालु प्रभु राम के दर्शन कर सकेंगे और पूरे देश के लोग भी दूरदर्शन के माध्यम से इस कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण देख पाएंगे। उन्होंने बताया कि रामनवमी के दिन प्रातः कल से भगवान राम का अभिषेक शुरू होगा और श्रद्धालु इससे प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख सकेंगे। इसके अलावा भगवान राम का श्रृंगार भी दिखाया जाएगा और 26 भोग का आयोजन किया जाएगा। राम मंदिर के गर्भगृह में फूल बंगला भी सजा होगा और जिसे लोग दूरदर्शन पर देख सकेंगे। यह आयोजन श्रद्धालुओं के लिए विशेष अनुभव और पूरे देश में धार्मिक भावना को उजागर करने वाला बताया जा रहा है। रामनवमी के उत्सव में अयोध्या में आने वाले लाखों लाख श्रद्धालु प्रभु राम का दर्शन कर सकें, पूरे देश में अपने घरों में बैठे हुए सभी राम भक्त उस दृश्य का दृश्यांकन कर सकें, इसके लिए दूरदर्शन ने उस दिन का जीवंत प्रसारण पूरे कार्यक्रम करने का तय किया है। उनके लोग आ गए हैं, उसकी तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं। चैत्र रामनवमी के दिन प्रातः काल से भगवान का अभिषेक प्रारंभ होगा। वो अभिषेक प्रतिदिन तो पर्दे के अंदर होता है, बंद रहता है, लेकिन उस दिन भगवान का ये अभिषेक सभी कोई जीवंत भी देख सकेंगे, दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित होगा। यहाँ जो उपस्थित होकर के दर्शन के लिए आएंगे प्रत्यक्ष अपनी आंखों से भी देख सकेंगे। भगवान का श्रृंगार भी होगा, वो भी जीवंत होगा, उसका भी लोग दृश्यावलोकन कर सकते हैं, करेंगे ही। उसके बाद भोग 56 भोग लगेगा और भगवान का जन्म होगा, उसकी आरती होगी। उस समय भगवान सूर्य भगवान के मस्तक पर अपने किरणों से तिलक करेंगे। ये 4 मिनट का दृश्य पूरी दुनिया में दूरदर्शन के द्वारा प्रसारित किया जाएगा। अलौकिक दृश्य है, लोग उसका दृश्यावलोकन करें, यही प्रार्थना है। ये क्षण वो 4 मिनट ही दिखाई पड़ेगा, ठीक 12 बजे से 4 मिनट बाद तक सब लोग उसको देखें, यही निवेदन करना है। उसके बाद भगवान के जन्म का बधाई गान यहाँ आने वाले सभी गायक भक्त और संतगण करेंगे। सज्जा की दृष्टि से जो अस्थाई फसाड लाइट की व्यवस्था चल रही है मंदिर में, वो शिखर पर प्रकाशित होगी, ऐसा हमें संबंधित संस्था ने आश्वासन दिया है। और मंदिर के गर्भगृह में जहाँ भगवान का जन्म होगा वहाँ फूल बंगला सजेगा। ये दृश्य भी अपने में एक अनोखा होगा, सभी भक्त उसका अवलोकन करें। मंदिर की सज्जा का स्वरूप ही बता रहे हैं। शिखर का विद्युत प्रकाश शिखर पर होगा, जो फसाड के व्यवस्था के अंतर्गत आगे पूरे मंदिर पर दिखाया जाने वाला है, वो शिखर पर दिखाए जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। शेष मंदिर में दिव्य भव्य प्रकाश की व्यवस्था है, आने जाने की व्यवस्था है, कहीं कोई धूप नहीं है। आने वाले सभी श्रद्धालु आकर के प्रभु का दर्शन करें। मैं अग्रिम चैत्र रामनवमी की पूरे देशवासियों को शुभकामना देता हूं। मुंबई से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिंता का खबर सामने आ रही है। वरिष्ठ पाठक ने ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बातचीत होना ही सबसे बेहतर रास्ता है और युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। वरिष्ठ पाठक ने चिंता जताते हुए कहा है कि इस युद्ध में मासूम लोगों की जान जा रही है और केवल हाल ही में 165 स्कूल के बच्चियों की जान चली गई है। वरिष्ठ पाठक ने आगे कहा है कि इस संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और भारत को भी इसके परिणाम भुगताने पड़ सकते हैं। उन्होंने सभी पक्षों को से युद्ध खत्म करने और शांति स्थापित करने की अपील की। इस बयान को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष पर भारतीय नेताओं की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।
देखिए, हम लोग तो रोज सुनते हैं। कल भी हमने सुना कि ट्रम्प का बातचीत हो गई है। ट्रम्प ने ऐलान किया कि हम ये युद्ध को रुका देंगे, हम इनकी जो रिफाइनरीज है वहां पे अटैक नहीं करेंगे, 5 दिन तक हम स्टे कर देंगे, युद्ध नहीं करेंगे। उसके बाद क्या पता चल रहा है कि फटाफट मार रहा है आर्टिलरी। फिर रात को देख रहे तो ईरान मार रहा है। तो क्या कौन बोल रहा है, कुछ हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अब अगर बातचीत होती तो बहुत अच्छा है। देखिए, हर इंसान ये चाहता है, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। सब चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए। मासूम बेगुनाह लोगों की जानें जा रही है। रमजान के पाक मुकद्दस महीने के अंदर आपने देखा किस तरह से ये जालिम नेतान्याहू और ट्रंप ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। 165 मासूम स्कूल की बच्चियों की जान ले ली। मर्द मुजाहिद आयतुल्लाह खोमेनी जी को शहीद कर दिया। कोई कंडेमनेशन नहीं, कुछ नहीं, और मारते जा रहे। और उसका युद्ध का इफेक्ट हमने तब भी कहा था, आज भी बोल रहा हूं कि पूरे विश्व में होगा। भारत देश को भी इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। आप देखिए अभी क्या हालत हो गई। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से 2 जहाज आ जाता, चिल्ला लेते, पूरा मीडिया आ गए, इतने सारे जहाज निकल गए। अरे आज की तारीख में हमको ऑयल, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, हर चीज के लिए तकलीफ पड़ेगी। आगे आप देखिए क्या होता है। $94 पे चला गया है। अभी जो स्टेट चल रहा है हमारा, हम तो ये चाहेंगे कि ये युद्ध रुक जाए, देश में शांति बनी रहे, वरना इसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा सबको। वो निकले, वही तो मैंने आपको बताया ना। 2 वेसल आ रहे हैं तो उसके अंदर चिल्ला पुकार इतने सारे रहे। अरे यहाँ पे कितनी कैपेसिटी है वो तो देखो आप। अब वो वॉर अगर हो गया और बढ़ता गया वॉर, तो क्या करेंगे आप? स्टेट ऑफ हॉर्मुज टोटल बंद कर दिया अगर ईरान ने, तो क्या करेंगे? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को भारत को पहले स्टेप लेने चाहिए थे कि युद्ध इतना आगे नहीं बढ़े, लेकिन खामोश थे सब। जबकि ईरान से भारत के अच्छे रिलेशन रह चुके हैं, अच्छे रिलेशन थे ईरान से, हम ईरान से ऑयल लेते थे, उसके बावजूद कुछ नहीं बोलना। आज यहां तक बात चले गई। अब प्रधानमंत्री मोदी रख रहे, कल और पार्टी की मीटिंग बुलाया, अच्छा है बुलाइए और पार्टी मीटिंग। सबसे डिस्कशन पहले हो जाना चाहिए था ये वाली बात। तो इतना क्या कि यहां तक नौबत नहीं आती। अगर जैसा लोग बोलते कि भारत को रुकाना चाहिए, तो क्यों भारत पीछे हट रहा है? क्यों भारत ने डिसीजन नहीं लेता कि ठीक है हम बीच में इंटरविन करके इसको जंग को रुकाए? कोशिश क्यों नहीं कर रहे ये लोग? करना चाहिए था कोशिश, नहीं करने का भुगतान भुगतना पड़ेगा अभी सबको, भारत वालों को भी। सर, कल जो है पीएम मोदी ने ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग बुलाई है, उसे लेकर जो है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बुलाई है, और उसे लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि मैं जो हूँ केरला जा रहा हूँ, मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। क्या कहना चाहेंगे? अभी देखो भाई, मैं राहुल गांधी का स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूं, लेकिन अगर उन्होंने कहा है वो केरला जा रहे हैं तो उस पर अपन क्या कर सकते हैं। लेकिन जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, अब उसके अंदर अच्छा स्टेप है। ऑल पार्टी मीटिंग में सबका ओपिनियन लिया जाएगा कि क्या करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए कि किस तरह से ये जो क्राइसिस है इसको रोकना है। सबसे पहला हर भारतीय, हर वर्ल्ड का इंसान ये चाहता है कि जो ये वॉर की वजह से सब तरफ क्राइसिस है, उसको किस तरह रोका जाए, उसको रोकना सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए सबकी। अच्छा ऑल पार्टी मीटिंग है। सर, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का ये भी स्टेटमेंट आया है कि पीएम मोदी जो है वो इजराइल और अमेरिका के कहने पर वो जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे। देखिए, तो पूरा देश बोल रहा है कि इजराइल और अमेरिका, अरे हमको क्या लेना देना है वो गोड़ी चमड़ी से? वो लोग बोलते हैं, वो मोदी जी करते हैं। अरे क्या उसने बोला 30 दिन के लिए तुमको छूट दे दूंगा, तुम यहां से ले रशिया से। वो कौन होता है बोलने वाला? ट्रम्प होता कौन है बोलने वाला? अरे बीच में भी काफी इतनी सारी चीजें बोल दिया कि मैंने युद्ध रुका दिया, मैंने ट्रेड की ये दिया। अरे तो ये सारी चीजें हैं, भारत किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये विश्व गुरु बोल रहे तो फिर किस चीज के लिए इसके डरते? क्या है, क्यों डरने का ट्रम्प से? क्या हमको खाना खिलाता है क्या वो? मगर ट्रम्प जो बोल दिया बस डर जाते, सरेंडर कर दे। अरे सरेंडर नहीं, बनो धुरंधर, पावरफुल। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए हम्बल टीवी भारत।